हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये कैसे इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करती है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक से। तो मेंडल के काम को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि मेंडल ने कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस किए और उससे जो है उनकी फाइंडिंग्स आई और उन्होंने कहा कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं खास तरीके से, खास पैटर्न में। और इस बेसिस पे उन्होंने 3 लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉज थे। लेकिन जब मेंडल के काम को आगे किया गया, मतलब आगे पढ़ा गया, तो फिर कैसे क्या हुआ और जेनेटिक्स कैसे आगे बढ़ी इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्रोमोसोम्स का कैसे हम जो है इसमें फाइंडिंग्स लेके आए। तो मेंडल का जो काम है, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865। 1865 में उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन सबका उन्होंने पब्लिकेशन किया। पब्लिकेशन हम क्यों करते हैं? हम साइंटिफिक जर्नल्स में जो भी हम रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट जो भी रिसर्च करते हैं उनका पब्लिकेशन करते हैं रिसर्च जर्नल में, ताकि दुनिया के सभी लोगों को, सभी साइंटिस्ट को ये पता चल सके कि ये मेरी रिसर्च की फाइंडिंग्स है, ताकि एक ही काम अलग अलग दुनिया के अलग अलग जगहों पे एक ही काम रिपीट ना हो और लोग उससे उसको जाने और उसके आगे का काम करें। और इससे क्या है, न्यू नॉलेज साइंटिफिक डोमेन में आएगा, ना कि एक ही काम को रिपीटेशन में लोग करते जाए। तो ये फायदा होता है साइंटिफिक जर्नल्स में अपने पब्लिकेशन को पब्लिश करने से। और ये भी रहता है कि आपको उसका क्रेडिट मिलता है कि हाँ ये काम आपने किया है ना। कहीं आपने पब्लिश कर दिया तो एक रिकॉर्ड रहता है कि ये काम सबसे पहले आपने ही किया है और बाकी लोग भी उस फाइंडिंग्स को देखते हैं। और जो बहुत सारे लोग उस फाइंडिंग से सहमत होते हैं, बहुत सारे लोग असहमत होते हैं, बहुत सारे लोग आपको करेक्ट करते हैं अगर आपने कहीं गलती की है। तो ये सब चीजें ये फायदे रहते हैं अपने पब्लिकेशन को मतलब जो भी अपनी साइंटिफिक फाइंडिंग्स है उसको पब्लिश करने से। तो मेंडल ने भी अपनी साइंटिफिक फाइंडिंग्स को पब्लिश किया, लेकिन बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड इन 1990। बहुत सारे रीजंस थे उस समय, तात्कालिक उस जिस टाइम फ्रेम में मेंडल थे, बड़े सारे रीजंस थे कि उनके काम को उतनी तवज्जो नहीं मिली जितना कि उनका काम तवज्जो देने लायक था। लेकिन उनको मिला नहीं उतना रिकॉग्निशन। क्यों नहीं मिला? बिकॉज द कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी एज इट इज नाउ। तो अब तो जैसे कुछ भी होता है इंटरनेट पे न्यूज आ जाती है, आप देख लेते हो। हाँ, उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, टेलीविजन भी नहीं था। तो सोचो कितना डिफिकल्ट टाइम रहा होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन को कहीं दूर तक जाते जाते कितना टाइम लगता होगा। चीजें उतनी मतलब फास्ट नहीं थी और उतने प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थे। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना। नाउ एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड। बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में ही नहीं आया, जान ही नहीं पाए कि जो है ये इस तरह का भी कोई काम हुआ है, पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि उस जमाने में ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाज लाइब्रेरी और लाइब्रेरी का भी एक्सेस सब जगह नहीं रहता था। देन सेकेंडली हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर्स, जो उन्होंने प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट फैक्टर्स का, जिसको कि अब हम जीन्स कहते हैं, in Mendel's words, as a stable and discrete unit that control the expression of traits and of pair of alleles which did not blend with each other, was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variations seen in nature. तो उस समय क्या था, जब ये टाइम था, उस समय क्या है कि डार्विन का टाइम था। ठीक है, तो डार्विन जो है इवोल्यूशनरी थ्योरी दे रहे थे उसी समय सेम। ठीक है, तो बड़े सारे लोग डार्विन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो ये जो थ्योरी थी कि ट्रेड्स होता है, फैक्टर्स होता है, एक ट्रेड्स के 2 एलील्स होते हैं, ये बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा लोगों को, क्योंकि उस वक्त डीएनए की खोज हुई नहीं थी। तो लोग जो है अलग अलग विश्वासों से चलते थे। ठीक है, कई सारे लोग तो भगवान के ऊपर विश्वास करते थे कि ये सारा कुछ भगवान ने बनाया है और हम जो है उसके हाथ की कठपुतली हैं। तो इतना साइंटिफिक सोच पाना इवन साइंटिस्ट के लिए भी उस वक्त ये इस बात पे यकीन कर पाना जो है इजी नहीं था। इसलिए बहुत सारे उनके जो साथ के कलीग थे उन्होंने इस थ्योरी को बहुत भाव नहीं दिया और उनको लगा कि ये तो फालतू बात है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, देन मतलब उनको समझ में ही नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं।
तीसरी चीज है थर्डली मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना was totally new and unacceptable to many biologists of his time. तो ये जो है एक डोमेन की नॉलेज को दूसरे डोमेन पे अप्लाई करके कुछ नई फाइंडिंग्स लेके आना उस वक्त ये बिल्कुल ही मतलब अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि ज्यादातर जो बायोलॉजिस्ट थे वो मैथमेटिक्स करते ही नहीं थे, तो उनको वो मैथमेटिकल मॉडल समझ में ही नहीं आया कि एग्जैक्टली ये मेंडल कैसे कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स की मदद से बायोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बट नाउ डेज हम इस चीज को रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो ये सब कुछ रीजंस बने कि मेंडल के काम को उस वक्त इतनी तवज्जो नहीं मिल पाई। ठीक है, फाइनली दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स और जीन्स वर डिस्क्रीट यूनिट्स, he could not provide any physical proof for the existence of factors or say what they were made up of. ठीक है, तो वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, जो चीज उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ कर दी, लेकिन क्योंकि उस वक्त माइक्रोस्कोप नहीं था, ठीक है, उस वक्त डीएनए की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इतना किसी को कुछ वो अपनी जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बातें सामने ला रहे थे उसका उन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, क्योंकि उतने टूल्स नहीं थे उनके पास, क्योंकि वो तो केवल एक मैथमेटिशियन थे, वो बायोलॉजिस्ट भी नहीं थे कि इतना डीप ड्राइव कर सके बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये सब चीजें रही, लेकिन इन 1990, ठीक है, 3 साइंटिस्ट डेवरिस, इनका पूरा नाम ह्यूगो डेवरिस, कार्ल कॉरेंस एंड वॉन टेस्चरमार्क, ये 3 साइंटिस्ट थे, they independently rediscovered Mendel's results on the inheritance of characters. Also by this time due to advancements in microscopy, very important, ये जो advancements in microscopy है इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करने में, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिकली देख पाए कि जो चीज हम सोच रहे हैं, जो चीज हमें सामने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मिल रही है, उसका फिजिकल प्रूफ क्या है। उसका फिजिकल प्रूफ हमें माइक्रोस्कोपी की मदद से ही मिली, जब हमने न्यूक्लियस को देखा, हमने क्रोमोसोम्स को देखा, उसके अंदर के डीएनए को देखा, और अब हमारे पास टेक्निक्स है कि हम डीएनए को जो है सीक्वेंस कर सकते हैं, हम जीन्स के ऑर्डर को, जीन्स के अंदर मौजूद जो डीएनए है उसके सीक्वेंस तक को हम देख सकते हैं और बना भी सकते हैं लेबोरेटरी में। तो अब हम बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। तो उस वक्त माइक्रोस्कोपी आई थी, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प की उनके एक्सपेरिमेंट्स को फिजिकली प्रूफ करने के लिए। देन दैट वर टेकन प्लेस, ओके, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन. This led to the discovery of structures in the nucleus that appear to double and divide just before each cell division. जैसे आपने सेल डिवीजन पढ़ा था क्लास 11th में, माइटोसिस एंड मियोसिस, 2 फिनोमिना होती है। माइटोसिस जो है वो हमारी नॉर्मल बॉडी की सेल्स में होती है, वहीं मियोसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? मियोसिस की प्रोसेस हमारी जो है गेमेटिक सेल्स में होती है। ठीक है, गेमीट्स जो है वो मियोसिस की प्रोसेस करती हैं, और मियोसिस की प्रोसेस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? ठीक है, 2 तरीके, एक इक्वेटोरियल डिवीजन और एक रिडक्शनल डिवीजन। हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम है, लेकिन गेमीट्स में हमारे पास केवल 23 क्रोमोसोम्स जाते हैं एग में, और स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम जाते हैं। ये दोनों क्रोमोसोम के एक एक सेट जो है एग के अंदर जाते हैं और ये यूनाइट हो जाते हैं, और ये फिर से हमारा जो क्रोमोसोम टोटल नंबर 46 है ये यहाँ पे फिर से रीइस्टेब्लिश हो जाता है। इसलिए गेमेटिक सेल्स में जो डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है, उसी को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। इसलिए नाउ this led to the discovery of structures in the nucleus that appear to double and divide just before each cell division. These are called chromosomes और colored bodies. तो न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने क्रोमोसोम्स देखा। क्रोमोसोम्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि क्रोमो मीन्स कलर बॉडीज। ठीक है, क्रोमोसोम्स का मतलब कलर्ड बॉडीज, क्योंकि उसको स्टेन किया गया था, as they were visualized by staining. So by 1902 the chromosomes movement during meiosis had been worked out. वॉल्टर सुटॉन एंड थियोडोर बेवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा पाइनियरिंग काम किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ जो इनहेरिटेंस है उसको देने के लिए। सो वॉल्टर सुटॉन एंड थियोडोर बेवरी noted that the behavior of chromosomes was
पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट, ठीक है, टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। तो उन्होंने ये देखा कि जिस चीज को मेंडल जो है फैक्टर्स कह रहे थे, जिसको कि अब हम जीन्स कह रहे हैं, उनका बिहेवियर और जो क्रोमोसोम्स है उनका बिहेवियर ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो फिर आगे की फाइंडिंग्स में हमें पता चला कि एक्चुअली जो जीन्स है या फैक्टर्स है ये इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। तो जो फैक्टर्स और जो जीन्स एक ही साथ एक ही क्रोमोसोम पे हैं वो एक साथ इनहेरिट हो गए, जिससे की वजह से हमने लिंकेज का कॉन्सेप्ट देखा। हम आगे चल के इसको भी डिस्कस करेंगे। और वहीं जो जीन्स और फैक्टर्स जिसको कह रहे थे मेंडल, वो अगर अलग अलग क्रोमोसोम्स पे है तो वो अलग अलग इंडिपेंडेंट अशॉर्ट होंगे। तो मेंडल को हम लकी भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने पी प्लांट्स के जो भी 7 कैरेक्टर्स देखे थे वो सारे के सारे जो है पाइसम सेटाइवम प्लांट के अलग अलग क्रोमोसोम्स में थे और वो लिंक्ड नहीं थे। तो इससे क्या है, मेंडल को इजीली जो है सारे रिजल्ट्स मिले और इंडिपेंडेंटली ये जीन एक दूसरे से जो है हमेशा सेग्रीगेट होती रही और इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट उनका होता रहा, ठीक है। तो ये बाद में ये हमें पता चला। सो रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस इक्वेटोरियल डिवीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेटोरियल डिवीजन। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में दोनों ही जो सेल्स बनती हैं उनके अंदर बराबर बराबर डिवीजन बराबर बराबर क्रोमोसोम जाता है, मतलब पूरा का पूरा 46 क्रोमोसोम जाता है। एंड ड्यूरिंग मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, जो ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 रहता है वो रिड्यूस होके 23 रह जाता है इंडिविजुअल सेल में, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर आर द क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर। एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्रोमोसोम्स भी पेयर में रहते हैं, ठीक है, और जीन्स भी पेयर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक जीन कहाँ रहती है, वो क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड रहती है। तो सेम यही जीन इस क्रोमोसोम पे भी रहेगी, ठीक है। ये वाला क्रोमोसोम हमें अपनी मदर से मिला था एग के थ्रू, ये वाला क्रोमोसोम हमें अपने फादर से मिला था स्पर्म के थ्रू। तो दोनों में हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर होगा। तो ये दोनों जब यूनाइट हो गए एग के अंदर तो ये दोनों वापस से पेयर अप हो जाएंगे और इनकी जो जीन है, जैसे ये नोज के लिए जीन यहाँ पे है तो इसकी नोज वाली जीन भी यहाँ पे ही होगी, तो दोनों पेयर अप हो जाएंगे और जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस होगा, जो रेसेसिव होगा वो छुप जाएगा, या दोनों डोमिनेंट होंगे तो एक जैसा एक्सप्रेशन होगा। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे, जैसे आपने पी प्लांट्स में पढ़ा था वैसा। देन हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों ही पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। द टू अलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन में आ सकता है कि ये जो ये असर्शन है या रीजन है ये क्या ट्रू है फॉल्स है, ठीक है, इस तरीके से। तो टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसा नहीं है कि ये क्रोमोसोम है, ये दोनों पेयर है, एक जीन इसकी यहाँ पे और दूसरी जीन यहाँ पे, नहीं, ये दोनों अगर एक ही जीन की कॉपी है या एक ही जीन के एलील्स हैं तो दोनों का लोकेशन भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहेगा, एक ही पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम को समझेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो है ये मियोसिस कैसे होता है और कैसे क्रोमोसोम्स या जीन इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होती हैं एक दूसरे से। तो यहाँ आप इस फिगर में देख सकते हो, मान लीजिए कि एक गेमेटिक सेल है और गेमेटिक सेल का ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में इस सेल के पास केवल जो है 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो ये दोनों एक पेयर है, ठीक है, ये दोनों एक पेयर है और ये दोनों एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो G1 स्टेज से G2 फेज में गया। G2 फेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स नंबर डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ये इसने अपनी सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे बना ली, ये डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है फर्स्ट डिवीजन में, रिडक्शनल डिवीजन में फर्स्ट टाइम जो है डबल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये भी अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बनाई, इसने भी सिस्टर क्रोमेटिड, इसने भी सिस्टर, डीएनए अपने आप को पहले डबल करता है G1 से G2 में जाने पे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मियोसिस 1 ऑफ एनाफेज। तो मियोसिस 1 के एनाफेज में क्या होता है कि रिडक्शनल डिवीजन होता है। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन कब होता है आपको याद रखना है, मियोसिस 1 ऑफ एनाफेज में। तो आधा जो क्रोमोसोम है, ये दोनों पेयर्स में थे, ये क्रोमोसोमल पेयर है, एक आपको मदर से मिला था, एक आपको फादर से मिला था। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। आधा ये जो एक ये दो पहले जो 2 पेयर्स में थे
ये जो है एक पेयर इधर चला जाएगा, एक पेयर इधर चला जाएगा, तो दोनों अलग अलग सेल्स के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये एक सेल के अंदर ये आ गए और ये, फिर क्या होगा, फिर से एक डिवीजन होगा, उसको कहते हैं मियोसिस 2 ऑफ एनाफेज में क्या होगा कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो भी अब सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है, वो भी अब सेपरेट हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देखिए कि ये जर्म सेल्स बन गई, तो यहाँ पे एक जर्म के सेल के पास ये आधा, हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम है, हाफ ऑफ द क्रोमोजोम है, या हाफ ऑफ द डीएनए है, आप कह सकते हो हाफ डीएनए है ओरिजिनल का। ओरिजिनली जो है सेल के पास, जैसे कि ओरिजिनली आप देख सकते हो कि सेल के पास कितने पेयर्स थे, कितने पेयर्स थे, 2 पेयर्स थे, 1 पेयर एंड 2 पेयर, ठीक है। अब यह पेयरिंग में नहीं है ये, क्योंकि ये जर्म सेल्स है, गेमेटिक सेल्स है, इस वजह से ये पेयर्ड नहीं है, इनमें हाफ ऑफ द जो है डीएनए का अमाउंट है। तो इस तरीके से ये रिडक्शनल डिवीजन हुआ यहाँ पे, और गेमेटिक सेल्स जब यूनाइट होंगी तब फिर वो वापस से अपने क्रोमोसोम नंबर को रीस्टोर कर लेंगी। देन हमारे पास एक चार्ट है, इसमें आपको बताना है कि कौन क्या है, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स। तो पहला ए है और बी है, हमें बताना है कि कौन सा वाला सेगमेंट ए या बी में से जीन है और कौन सा वाला सेगमेंट क्रोमोसोम है। तो हम पढ़ते हैं कॉलम्स को वन बाय वन। ए कॉलम में लिखा है अकर्स इन पेयर, ठीक है, जीन्स भी पेयर्स में अकर करती हैं, क्रोमोसोम्स भी पेयर में अकर करते हैं, कुछ भी हो सकता है। बी में क्या लिखा, अकर इन पेयर्स, तो दोनों ही सेम है और सच बात भी है, जीन्स भी पेयर्स में है, क्रोमोसोम भी पेयर में, ठीक है, ठीक है। देन सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट, ठीक है, सही बात है, जीन्स या क्रोमोसोम दोनों ही सेग्रीगेट कर लेते हैं, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट। तो हर एक गैमीट का एक ही पेयर जो है वो एक गैमीट को ट्रांसफर होता है। ये क्रोमोसोम्स के लिए भी सही लग रहा है, जीन के लिए भी सही है। सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट, वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट, तो ये भी सही है, क्रोमोसोम के लिए भी सही है, जीन के लिए भी सही है। इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ठीक है। तो अब यहाँ थर्ड पॉइंट पे अब आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा होगा, इसमें लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जो इंडिपेंडेंट पेयर्स है, ठीक है, इंडिपेंडेंट पेयर जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके ऊपर एक जीन है ए और इसी का दूसरा फॉर्म जीन है ए, ठीक है, और इसके ऊपर एक और जीन है बी, ठीक है, और इसके ऊपर उसी का दूसरा फॉर्म है बी। तो इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे से सेग्रीगेट हो सकते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, इसका मतलब है ये जीन के बारे में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो जीन्स होती हैं वो ही एक इंडिपेंडेंट पेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। वहीं इस स्टेटमेंट में देखिए वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ठीक है, एक पेयर दूसरे पेयर से, ठीक है, यहाँ पेयर्स की बात, क्योंकि क्रोमोसोम तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ये क्रोमोसोम है, फिर यहाँ पे एक छोटा क्रोमोसोम है, एक और बड़े बड़े क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे 3 पेयर, 1 2 3 पेयर्स हैं। तो कई बार हो सकता है एक गैमीट में ये जाए और ये वाला पेयर जाए, ठीक है, इससे एक गैमीट बन रहा है। फिर दूसरे गैमीट में ये जाए और ये ही फिर से चला जाए और इसमें भी यही चला जाए, या दूसरा ये वाला चला जाए। तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली, ये पेयर्स जो है एक दूसरे के पेयर से इंडिपेंडेंट होके अशॉर्ट होते हैं, ठीक है। सो वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो ये जो दोनों पेयर है, इन दोनों में से कौन जाएगा, इन दोनों क्रोमोसोम के पेयर में से कौन जाएगा किस गैमीट में, ये इससे अफेक्टेड नहीं होते कि इन दोनों में से कौन जा रहा है। ऐसा है कि जैसे कि इसका पार्टनर नंबर 1 जा रहा है, ठीक है, और इसका पार्ट नंबर 2 है ये, ठीक है, इसमें भी ये 1 है और ये 2 है, और इसमें भी ये 1 है और ये 2 है। तो अगर किसी गैमीट में ये पार्टनर नंबर 1 जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि इसका भी पार्टनर नंबर 1 ही जाए, या इसका भी पार्टनर नंबर 1 ही जाए, इसका 2 भी जा सकता है, इसका भी 2 जा सकता है, इसका भी 1 जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ये एक पेयर
इस पेयर से अफेक्टेड नहीं होगा कि किसके अंदर कौन सा वाला क्रोमोसोम जा रहा है। और वहीं जीन की बात करें तो इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब जो जीन्स होती हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे रहती हैं, तो एक जीन दूसरे जीन से अफेक्टेड नहीं हो सकती है। तो ये जो कॉलम ए है, दिस इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द जीन्स, एंड वाइल कॉलम बी इज रिप्रेजेंटिंग द क्रोमोसोम बिहेवियर। ठीक है, देन कैन यू टेल अस, ठीक है, तो हमने .3 के बेसिस पे डिसाइड किया कि कॉलम ए जो है वो जीन है और कॉलम बी जो है वो क्रोमोसोम है। वैसे जीन्स और क्रोमोसोम्स का बिहेवियर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट जीन्स और क्रोमोसोम का बिहेवियर तभी तक सिमिलर होता है जब जो जीन्स जिसकी बात कर रहे हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हो। अगर जीन एक ही क्रोमोसोम पे है तो वो सारी जीन्स लिंक्ड होती हैं, वो साथ ही जो है, अगर क्रोमोसोम वो जा रहा है तो उस क्रोमोसोम के साथ ही वो सारी जीन्स जाएंगी। ठीक है, then during anaphase of meiosis 1, the two chromosome pair can align at the metaphase plate independently of each other. To understand this, compare the chromosomes of 4 different colors in the left and right column. In the left column, possibility 1, the orange and green is segregating together, but the right hand column, possibility 2, the orange chromosome is segregating with the रेड क्रोमोसोम। यहाँ पे आप देखो दो पॉसिबिलिटी दी गई हैं कि कैसे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को समझें, जो है गैमीट के फॉर्मेशन में कैसा रोल है। पॉसिबिलिटी 1 क्या है कि यहाँ पे 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे मियोसिस 1 के एनाफेज में। हमने देखा कि ये 2 पेयर है, ये 2 पेयर है, तो इसमें क्या हुआ, डबलिंग हुई और एक पेयर जो है ये इधर चला गया, ये वाला पेयर भी इधर आ गया, ये पेयर इधर आ गए। ठीक है, देन मियोसिस 2 में क्या हुआ, वापस से जो है एक एक जो क्रोमोसोम है वो जो सिस्टर क्रोमेटिड थी, रिडक्शनल डिवीजन तो यही हो गया। ठीक है, लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड थी वो भी अब हाफ हो गई, तो यहाँ पे आपको 4 तरीके के जर्म सेल्स यहाँ पे मिल गए। ठीक है, 4 जर्म सेल मिल गए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि यहाँ पे देखिए ऑरेंज और येलो एक साथ थे, पर यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो रेड पहले येलो के साथ गया था, अब वो रेड ऑरेंज के साथ सेग्रीगेट हो गया। ठीक है, मतलब ऑरेंज के साथ चला गया है। तो इस तरीके से जब एनाफेज ऑफ मियोसिस 2 आएगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, और यहाँ पे जो जर्म सेल्स है वो आपको देखिए ऑरेंज और रेड एक साथ में है, ऑरेंज रेड येलो ग्रीन, और यहाँ पे रेड और येलो। तो इस तरीके से जो हमारे जर्म सेल्स बन रहे हैं या गेमीटिक सेल्स बन रहे हैं, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से देखिए कितना एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम को इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट कर रहा है, मतलब उससे रिलेटेड नहीं है कि हमेशा ऑरेंज के साथ हमेशा ग्रीन ही जाएगा, नहीं, ऑरेंज के साथ रेड भी जा सकता है। तो ये तो हम तब देख रहे हैं 4 तरीके की ये जो हमें सेल्स मिल रही हैं, ये तो तब है जब केवल हम 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को स्टडी कर रहे हैं। हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो सोचिए कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते होंगे और कितने तरह की गेमेटिक सेल्स हमारी बॉडी में बनती हैं। तो यही रीजन है कि बहुत सारे सिबलिंग्स भी आपस में उनके कैरेक्टर्स मैच नहीं करते या उनके फीचर्स मैच नहीं करते। भाई बहनों में भी बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस independent assortment of chromosomes during gametic cell formation. Then Sutton and Boveri argued that the pairing and the separation of a pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of factors they carried. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it chromosomal theory of inheritance. तो ये बहुत important statement है कि अगर जिस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो फिर क्रोमोसोम के हिसाब से जो है सेग्रीगेट होगी या इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होगी। अगर 2 जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है तो वो दोनों ही जीन हमेशा साथ ही जाएंगी, वहां पे इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का काम जो है फिनोमेना काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एक ही साथ जो है एक ही क्रोमोसोम पे है और क्रोमोसोम ही इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट हो सकते हैं। अगर 2 जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे है तो क्रोमोसोम के हिसाब से जो है वो अशॉर्ट होंगे। इसीलिए यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, जेनेटिक या जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नहीं है, बिकॉज जीन कैन बी लिंक्ड ऑल्सो बट क्रोमोसोम्स आर नॉट लिंक्ड। तो इस तरीके से हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारा डीएनए है हमारी बॉडी में वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, अलग अलग फॉर्म में। पूरा का पूरा डीएनए हमारा जुड़ा हुआ नहीं है। जिन ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जुड़ा हुआ रहता है वहां पे आपको अलग तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। वहां पूरा का पूरा डीएनए, जैसे राउंड डीएनए है तो पूरा का पूरा डीएनए ही कॉपी होके आता है, तो वहां पे आपको
वेरिएशन कम देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि ह्यूमन बॉडी में या जिन भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स है अलग अलग डिस्क्रीट फॉर्म में, वहां पे आपको और ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस और ज्यादा हो जाती है, इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस रखा गया। देन following this synthesis of ideas, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleagues led to discovering the basis of variation that sexual reproduction produced. मॉर्गन वर्क विद टाइनी फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला। तो मॉर्गन जो है एक बहुत बड़े जेनेटिक्स के जो है साइंटिस्ट थे, और उन्होंने ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर नाम की फ्लाइज पे काम किया, और उन फ्लाइज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने काफी सारी नॉलेज जो है जेनेटिक्स के बारे में दुनिया को बताई कि जीन्स कैसे काम करती हैं, लिंक्ड जीन्स क्या होती हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स कैसे इनहेरिट होते हैं, डोमिनेंस, रेसेसिवनेस, को डोमिनेंस, बहुत सारे फिनोमेना को इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लेन किए, विच वर फाउंड वेरी सूटेबल। अब उन्होंने ड्रोसोफिला ही क्यों चुनी, कुछ रीजंस थे उसके पीछे कि बिकॉज दे कुड बी ग्रोन इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। उनको एक सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कराते हैं, मतलब उनका खाना बहुत सिंपल होता है, उस खाने को बना के ड्रोसोफिला फ्लाइज को रख देते हैं, ड्रोसोफिला खाती रहती है और उस पर ग्रो करती रहती है। पहली चीज वो उसको बहुत इजीली हम ग्रो कर सकते हैं लैब की कंडीशंस में। दूसरी चीज है दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। अपनी लाइफ साइकिल 2 वीक्स में कंप्लीट कर लेते हैं। तो उनको ब्रीड कराना, नए नए इंडिविजुअल्स लाना, नए नए जो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं उनके कैरेक्टर्स को चेक कर पाना कि इस बार कैसा आया, 2 को क्रॉस कराया तो इस बार जो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग आया उसमें किस तरह के कैरेक्टर्स आए, तो फटाफट से रिजल्ट्स मिल रहे थे। जैसे पाइसम से टाइपम को करने के लिए आपको 6 महीने का टाइम लग रहा था, इनका 2 वीक्स का लाइफ साइकिल है। तो जो भी कैरेक्टर्स आप देखना चाहेंगे वो आपको फटाफट से दिख जाएंगे, विद इन 2 to 3 वीक्स आपको दिख जाएंगे ऑफस्प्रिंग के अंदर। देन एंड अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। एक मेटिंग से खूब सारे फ्लाइज बन जाते थे उनके, तो ये भी एक रीजन था। ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक्सेस। तो मेल फ्लाई को फीमेल फ्लाई से डिस्टिंग्विश करना भी आसान था। यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर है, जो फीमेल फ्लाई है वो साइज में काफी बड़ी है एज कंपेयर टू मेल फ्लाई। तो ये भी डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत इजी था कि कौन मेल फ्लाई है कौन फीमेल फ्लाई है, जो कि प्लांट के केस में काफी मुश्किल होता है जनरली। तो ये सब चीजें लेबोरेटरी सेटअप में ही हो गई, इसीलिए उन्होंने जो है ये फ्रूट फ्लाइज या ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर को चुना। ऑल्सो इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। तो बड़ी सारी हेरिडिटरी वेरिएशंस इसके अंदर देखने को मिलती हैं, जिसको कि आप डिस्टिंक्टली पहचान सकते हो इन वेरिएशंस को एक लो पावर माइक्रोस्कोप के नीचे देख के फ्लाइज को, कि अच्छा इसकी आंख रेड है, इसकी व्हाइट है, इसके पंख ऐसे हैं, इसकी जो है डिफरेंट डिफरेंट चीजों को जो भी वेरिएशन आती है जीन्स की वजह से, वो सारी चीजें आप माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत इजीली देख पाते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन।